स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। हम जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर। कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस है, या आईबीसी कोड और ओल्ड लॉज के अंदर क्या डिफरेंस है ये नहीं बताऊंगा, थोड़ा बैठ जाता हूं मैं, 1.5-2 घंटे से कराऊं, ठीक है। सो अभी मैं बैठ के थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर जब जोश आ जाए वापस उठ के अपने आप ही उठ के खड़ा हो जाता हूं नॉर्मली मैं, अभी क्या बताऊं, ठीक है। पढ़ाने का ऐसा, ठीक है। आगे तो मैं बेसिक चीजें छोड़ने वाला हूं जिसके अंदर एग्जाम में कोई सवाल नहीं पूछा जाते, सीधा आ जाओ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के ऊपर। सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हुआ मतलब लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स एंड अनेबल टू पे द ड्यूज, और ये इंसॉल्वेंसी अनट्रीटेड है, तो ऐसे सिचुएशन में फॉर नॉन कॉर्पोरेट पर्सन इट इज अ बैंक्रप्सी, नॉन कॉर्पोरेट पर्सन के लिए बैंक्रप्सी है। फॉर कॉर्पोरेट पर्सन इट कैन बी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज अ सेटलमेंट प्रोसेस। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जिसको कहा जाता है दैट इज अ सेटलमेंट प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर हम क्रेडिटर के साथ में साठगांठ करते हैं, सेटलमेंट करते हैं फॉर द पर्पस कि हमारे जो डेट्स क्रेडिटर की तरफ ड्यू है वो कम हो जाए। अगर ये सीआरपी प्रोसेस फेलियर रहा तो कंपनी के साथ लिक्विडेशन ये एकमात्र जरिया बचता है सॉल्व करने का, ठीक है। ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। अब अगर मैं आपको मेंशन करूं तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के पहले, आईबीसी के पहले बहुत सारे लॉस थे। प्रेसिडेंस अनाउंस इंसॉल्वेंसी, प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप एक्ट, उसके में कंपनीज एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, सरफेसिया, कंपनीज एक्ट, और फिर आईबीसी लाया गया। आईबीसी ये सभी के इंसॉल्वेंसी के बारे में एक साथ ही बात करता है, ठीक है। तो ओल्ड लॉज और न्यू लॉज का डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा काम का नहीं है, आपको चाहिए तो आप बुक में से पढ़ लेना, एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, हिस्ट्री पूछा जा सकता है। डॉक्टर टी.के. विश्वनाथन ने आईबीसी का ड्राफ्ट बनाया था, अरुण जेटली जी को सबमिट किया, अरुण जेटली जी ने वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में रखा, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया, 5 मई 2016 को लोकसभा ने अप्रूव किया, 11 मई 2016 को राज्यसभा ने अप्रूव किया है, और हमारे प्रेसिडेंट जी इन्होंने 28 मई 2016 को इस लॉ को इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर दिया, प्रणब मुखर्जी ने, और 5 अगस्त एंड 19 अगस्त 2016 को यह लॉ इंडिया में इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया है कि आईबीसी के अंदर हमको सिर्फ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी पढ़ना है, जो रिस्ट्रिक्शन हमारा पहले 2 चैप्टर में खत्म हो जाता है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद में आते हैं आईबीसी के अथॉरिटीज में। बच्चे पूरा आईबीसी पढ़ लेते पर उनको अथॉरिटीज का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता, बहुत शॉकिंग चीज है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 2 टाइप के अथॉरिटीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मेन अथॉरिटी है। उसके अंदर 3 अथॉरिटी आते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जैसे आईसीएआई, आईसीएचआई, आईसीएमएआई, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है। और इनके जो पास किए हुए हमारे जैसे गरीब लोग होते हैं वो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो हम ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। आप सीए बनने के बाद आईबीबीआई के एग्जाम दे दो, आप आईपी बन सकते हो। कंपनी को बनाने का भी काम हम कर सकते हैं, डुबाने का काम भी हम कर सकते हैं। पूरे इंडिया की इंसॉल्वेंसी के जो डिटेल है वो एक जगह पे सेंट्रलाइज की जा रही है, उसे कहा जाता है आईयू, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ठीक है। नीचे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर कॉर्पोरेट पर्सन है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट, और अगर इंडिविजुअल फर्म एओपी बीओआई नॉन कॉर्पोरेट पर्सन है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट। ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर उसके बाद में मेंशन करके रखा है आईपीज, आईपीएस वगैरह के बारे में डिटेल, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के डिटेल, ये आपने सिर्फ रीड करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा काम के नहीं है। सो आई विल गो फॉर नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड। आईबीसी कोड ये एप्लीकेबल नहीं होता है फॉर द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पेंशन फंड एक्सेट्रा। However, NBFCs are engaged in a various activity, hence NBFC is not ipso facto excluded from definition of corporate person. तो कुछ NBFCs को corporate debtor मान के हुए IBC एप्लीकेबल किया जा सकता है। इसके लिए केस लॉ डिसाइड हुआ था, जिंदल सक्सेना फाइनेंशियल सर्विसेज वर्सेस मैफेयर कैपिटल लिमिटेड, जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ था। फिर आते हैं डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन काम के ही डेफिनेशन लेंगे। पहला डेफिनेशन कॉर्पोरेट पर्सन, जिसके अंदर आती है कंपनी, एलएलपी एंड पीएलएल। पीएलएल मींस अ पर्सन विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। फिर उसके बाद में दूसरा काम का डेफिनेशन जो आता है दैट इज अ पर्सन। पर्सन के बाद में होल्ड, लेट मी सी, हाँ, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का डेफिनेशन थोड़ा सा काम का है, इसको मैं यहां पे थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के अंदर ओके, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के अंदर सबसे पहले आता है कंपनी, फिर आता है एलएलपी और फिर आता है पीएलएल, ठीक है। ये तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है ही जो आईबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीआईआरपी के लिए।
कंपनी के अंदर फिर मेंबर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एलएलपी के अंदर पार्टनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड पीएलएल के अंदर पर्सन विथ लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर हु कैन अप्लाई, तो उसके जो ओनर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर कंपनी के केस में एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पार्टनर के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर अप्लाई कर सकते हैं, ओनर के केस में मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं, पीएलएल के केस में। कंपनी के केस में सीएफओ अप्लाई कर सकता है, एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर फाइनेंस अप्लाई कर सकता है, और पीएलएल के केस में फाइनेंस मैनेजर अप्लाई कर सकता है। सो दीज पर्सन आर कॉल्ड एज कॉर्पोरेट अप्लीकेंट। इन चीजों को याद रखना आपने, ठीक है। ये डेफिनेशन के अंदर ही दी है, हमने वहीं से इसको बाहर निकाला है। फिर उसके बाद में आता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब जिसके खिलाफ फाइनेंशियल डेट ड्यू है, लोन बोरोइंग एक्सेट्रा। और फिर आता है ऑपरेशनल क्रेडिटर, जिसके खिलाफ ऑपरेशनल डेट ड्यू है, फॉर एग्जांपल सप्लायर ऑफ द गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा, वर्कमैन, एम्प्लॉय एक्सेट्रा। फिर डेफिनेशन आता है फाइनेंशियल डेट का, काम का डेफिनेशन हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल डेफिनेशन में था डेट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट प्लस टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोन फ्रॉम बैंक लिया है ऑन इंटरेस्ट तो डेट है, प्लस कोई बॉन्ड वगैरह आपने इशू किया है जिसके खिलाफ आपको पैसा पे करना है मैच्योरिटी पे ज्यादा, जैसे 700 रुपए में बॉन्ड इशू किया, फिलहाल 700 ले लिए और मैच्योरिटी पे 1000 देने हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल डेट, ठीक है। सबसे पहले मनी बोरोड अगेंस्ट इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल डेट, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, क्रेडिट फैसिलिटी है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर, कैश क्रेडिट, ओपन मार्केट बोरोइंग एक्सेट्रा। ओडी अकाउंट है बैंक में तो भी डेट है। अमाउंट रेज्ड ऑन नोट परचेस, बॉन्ड, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, जैसे कंपनी ने बॉन्ड या डिबेंचर इशू किए, उसके खिलाफ आपने कुछ इशू रेस किया है अमाउंट, तो डेट है। लाइबिलिटी ऑफ एनी लीज और हायर परचेस, अगर आपने लीज या हायर परचेस में डिपॉजिट लेके रखा है तो भी फाइनेंशियल डेट है। रिसीवेबल सोल्ड एट डिस्काउंट, बिल्स रिसीवेबल आपने डिस्काउंट करके लिया है बैंक से 3 महीने के लिए, तो आपको बैंक को 3 महीने बाद पैसे देने हैं, वो भी डेट है। फॉरवर्ड सेल एज अ बोरोइंग, आपने बोरोइंग करा है, फॉरवर्ड सेल किया है ट्रांजैक्शन में, एडवांस फॉर द सेल ऑफ द फ्यूचर एफडीज, तो ऐसे सिचुएशन में डेट है। प्रोटेक्शन ऑन फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस डेविएशन, मनी करेंसी बोरो किया है, ठीक है, उसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है कि आप उसमें हेज कर पाओ और आपको ज्यादा पैसा ना लगे, तो भैया वो भी फाइनेंशियल डेट है। गारंटी इंडेमनिटी बॉन्ड अगेंस्ट लाइबिलिटी, कोई भी गारंटी इंडेमनिटी अगर आपने दिया है किसी के भी लोन वगैरह के खिलाफ या बॉन्ड साइन किया है तो भी फाइनेंशियल डेट में माना जाएगा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, काम की एग्जाम में आ सकती है। चलो डन, स्क्रीन हो गया सबका। फाइनेंशियल डेट के इस डेफिनेशन के बाद में अगली डेफिनेशन जो काम की आती है वो आती है रिलेटेड पार्टी की, ठीक है। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन मेरे को सिर्फ रीड करनी पड़ेगी, मैंने रेगुलर क्लास के अंदर डायग्राम के साथ में इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था, बट यहां पे अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मेरे को रीड ही करना पड़ेगा। सो लेट्स गो। सबसे पहले अ डायरेक्टर और पार्टनर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर और अ पार्टनर ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड की मैनेजर पर्सन और रिलेटिव और की मैनेजर पर्सन ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर, मतलब कॉर्पोरेट डेटर का डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर और उसका रिलेटिव, ठीक है। सो रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आता है? कॉर्पोरेट डेटर का डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर और उसका रिलेटिव, ठीक है। दूसरा, अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अ पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। कोई भी एलएलपी या कोई भी पार्टनरशिप फर्म जिसमें डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर कॉर्पोरेट डेटर का है, उसका रिलेटिव पार्टनर है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, इसको ड्रॉ करके दिखाऊं क्या आपको? उसमें बहुत समय चला जाएगा, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया। फिर प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज होल्डिंग अलॉन्ग विथ रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ शेयर कैपिटल। ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर ये डायरेक्टर है और रिलेटिव के साथ में 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रख रहे हैं। ऐसा पब्लिक कंपनी, ई में ऐसा पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर डायरेक्टर है और रिलेटिव के साथ में 2% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसा कोई भी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर के हिसाब से काम करने के लिए मजबूर है, या ऐसा कोई भी पर्सन जिसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर वर्क करते हैं, मतलब कॉर्पोरेट डेटर के डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर जिस किसी की बात सुनते हैं वो भी रिलेटेड पार्टी है। एनी पर्सन जिसके एडवाइस और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर चलते हैं
बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर का बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, वो भी है रिलेटेड पार्टी। ऐसा कंपनी जिसका कॉर्पोरेट डेटर में 20% वोटिंग पावर है, वो भी रिलेटेड पार्टी है। या ऐसा कंपनी जिसके अंदर कॉर्पोरेट डेटर का 20% वोटिंग पावर है, वो भी रिलेटेड पार्टी है। या ऐसा कंपनी जो कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो भी रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटर का। और उसके बाद में जो पर्सन कॉर्पोरेट डेटर के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो भी रिलेटेड पार्टी है। या तो फिर 2 और मोर डायरेक्टर्स कॉमन है कॉर्पोरेट डेटर के बीच में, तो ऐसे सिचुएशन में वो कंपनी भी रिलेटेड पार्टी है। या तो फिर मैनेजरियल पर्सन इंटरचेंज के हिसाब से, एक्सचेंज एग्रीमेंट के हिसाब से आपने अपॉइंट किया है, तो भी वो रिलेटेड पार्टी है। मुझे मालूम है ये मैंने डेफिनेशन पढ़ा, बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से गया होगा, पर ये वन डे रिवीजन है, हर एक क्लॉज खोल के यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। जिस किसी को भी लगता है वो मेरे किसी भी स्टूडेंट की बुक ले ले, उसके अंदर मैंने ये पूरे डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करके दिए हैं, एकदम सुटसुटीत व्यवस्थित लेवल पे ड्रॉ करके दिए हैं, जो उसको समझने में काफी काम में आ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आता है रिलेटेड पार्टी इंडिविजुअल, जो आपको अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल का इंसॉल्वेंसी हम देखते ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला डेफिनेशन, बस आई गेस इतने ही डेफिनेशन है जो आपके काम के हैं। फिर उसके बाद में शुरू होता है क्वेश्चन एंड आंसर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, सो अभी तक के डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सीए बन गए फिर भी लेक्चर देखते हैं। थैंक यू सो मच बेटा धवल, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस धवल, अच्छा लग रहा है आपके नाम के पहले सीए लगाया है, इट लुक्स गुड, आई एम वेरी हैप्पी बेटा। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया कही, समझ में आ रहा है सबको? जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? सब बार बार बोलते रहिए, लाइक ठोकते रहिए। अब इसके बाद में मैं जा रहा हूं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में, और इस बार अब मैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस भाई साहब आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा मास्टर चार्ट से। ये किच मास्टर चार्ट, आतंक खत्म, पूरा पूरा सीआईआरपी एक सिंगल मास्टर चार्ट से समझाऊंगा। फिर उसके बाद में देखेंगे कि कुछ डिटेल्स बचते हैं तो सेपरेटली लेने की कोशिश करेंगे। आ जाइए, जीवन में तुमको ऐसी चीज दिखा दूं जिन्होंने नहीं दिखी होगी, दे दनादन एकदम फास्ट, फटाफट फास्ट रिवीजन। ठीक है, आ जाइए। अब हम सीआईआरपी प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। देखो ये है मास्टर चार्ट आईबीसी का, दिख रहा है? मैग्नीफाई करके भी जिंदगी झंड हो जाएगी तुम्हारी। ये है मास्टर चार्ट, पूरा आईबीसी कवर्ड भाई, खत्म। ठीक है, तो आ जाइए, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मास्टर चार्ट आईबीसी का, दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का मास्टर चार्ट। सबसे पहली बात है सीआईआरपी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मास्टर चार्ट के अंदर सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन कौन करेगा। टाइमलाइन के ऊपर मैंने सभी स्टेप्स लिखे हैं, वैसे ही मैं समझाऊंगा। सीआईआरपी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं, एफसी, ओसी, सीडी। एफसी जब सीआरपी के लिए अप्लाई करता है, अच्छा इस बार का अमेंडमेंट था लास्ट टाइम का कि एफसी के अंदर वो फ्लैट धारक भी आते हैं, वो प्रॉपर्टी धारक भी आते हैं जिनको फ्लैट अलॉट किए गए हैं बिल्डर की तरफ से। सो अगर बिल्डर ने किसी को फ्लैट वगैरह अलॉट करके रखा है तो वो भी आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर में कवर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तभी अप्लाई कर सकते हो जब डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपए के ऊपर का है। इस बार एक और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस आई है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। याद रखना, आईबीसी में नॉर्मल डिफॉल्ट 1 करोड़ का है, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर डिफॉल्ट 10 लाख का है। यह चीज को याद रखना, इसके लिए अमेंडमेंट लेक्चर देखना प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए बहुत डिटेल में। इस बार कंफर्म उसके ऊपर सवाल आने वाला है, याद रखना। ठीक है, 10 लाख का डिफॉल्ट है प्री पैकेज्ड में, अमेंडमेंट लेक्चर जरूर देखना। सो नॉर्मल आईबीसी में डिफॉल्ट 1 करोड़ का होना चाहिए। फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है। डेट्स अगर उसको पे नहीं किए हैं कॉर्पोरेट डेटर ने, उसने एविडेंस लाना चाहिए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से, और उसने आईआर प्रो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नॉमिनेशन देना चाहिए कि कौन बनना चाहता है या किसको वो बनाना चाहता है। स्टेप 2 में एनसीएलटी इसके एप्लीकेशन को एविडेंस के बेसिस पे वेरीफाई करेगा, देखेगा कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, और फिर एनसीएलटी 14 डेज के अंदर एक तो इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो 7 डेज मिलते हैं आपको रिजेक्शन के केस में रीसबमिट करने के लिए एप्लीकेशन, और एक्सेप्ट होता है तो मंजानो लाइफ। जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है एनसीएलटी नोटिस देगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर एंड इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि भैया एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है।
दूसरा, ऑपरेशनल क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर में एम्प्लॉय और वर्कमैन दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, यह अमेंडमेंट के अंदर बोला गया है, यह केस लॉ के अंदर बोला है। स्टेप नंबर 1 में डिमांड नोटिस दिया जाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर कंपनी को डिमांड नोटिस देगा, साथ में इनवॉइस भी देगा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि ये गुड सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो इनवॉइस तो होना चाहिए। एम्प्लॉय वर्कमैन है तो उन्होंने खुद का इनवॉइस देना चाहिए। इनवॉइस मतलब सैलरी स्लिप वगैरह कि भैया डिमांड नोटिस दो कि पैसा दो करके। इनवॉइस सिर्फ गुड्स और सर्विसेज में लगेगा, एम्प्लॉय वर्कमैन सिर्फ डिमांड नोटिस देंगे। कॉर्पोरेट डेटर फिर 10 दिन के अंदर एक तो बताएगा कि भैया हमारे बीच में डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट का एविडेंस है, ये डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है, और कोर्ट का उसने नोटिस दिखाना चाहिए कि देखो ये डिस्प्यूट है भैया, अगले 10 दिन में उसने दिखाना है, कोर्ट का नोटिस है, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। या तो फिर अगले 10 दिन में कॉर्पोरेट डेटर पेमेंट कर दे। एक तो भैया डिस्प्यूट दिखाओ, नहीं तो पेमेंट करो। एक तो बाप दाखव, नहीं तो श्राद्ध कर। ठीक है, मराठी में म्हण है कि भैया एक तो ये दिखाओ नहीं तो वो दिखाओ, दोनों में से एक तो दिखना चाहिए। अगर 10 दिन में ये दोनों में से कुछ भी नहीं दिखाया जाता है तो फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है। यह एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, इसकी डिटेल बहुत स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिक्ट है। पहले तो एप्लीकेशन कंप्लीट होना चाहिए फुल्ली, डिमांड नोटिस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है, बैंक सर्टिफिकेट, बैंक आपका अकाउंट जिस बैंक में उस बैंक का सर्टिफिकेट अटैच करना है कि भैया हमें कोई भी पेमेंट नहीं मिला, इसमें आपने बैंक स्टेटमेंट भी अटैच कर दिया तो भी काम बन जाएगा। इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, ये प्रूव करना है, और एफिडेविट देना है कॉर्पोरेट डेटर ने कि हमारा कोई भी कहीं पे डिस्प्यूट पेंडिंग नहीं है। सॉरी, कॉर्पोरेट डेटर नहीं, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एफिडेविट देना है कि किसी भी कोर्ट में हमारा डिस्प्यूट पेंडिंग नहीं है। एनसीएलटी एप्लीकेशन को देखेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ 14 डेज में, रिजेक्ट हुआ 7 डेज में रीसबमिट करो। जैसे ही एक्सेप्ट होगा नोटिस देगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और ऑपरेशनल क्रेडिटर जितने भी है सबको। लास्ट एप्लीकेशन कॉर्पोरेट डेटर खुद कर सकता है, इसको आप कॉर्पोरेट डेटर बोलो या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बोलो, बात एक ही है। हमने कॉर्पोरेट एप्लीकेंट अभी अभी पढ़ा था। डिफॉल्ट किया है कॉर्पोरेट डेटर ने खुद ने पेमेंट में, लेकिन वो खुद के साथ जी नहीं पा रहा, गिल्ट फीलिंग आ रहा है, खुद अप्लाई करेगा एनसीएलटी को, साथ में एविडेंस दे सकता है आईयू वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है। एनसीएलटी को खुद ही कॉर्पोरेट डेटर अप्लाई कर रहा है, खुद ही मरने आया है, तो एनसीएलटी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा तो 7 दिन में रीसबमिट करो, और नोटिस फाइनेंशियल क्रेडिटर, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट डेटर को दिया जाएगा। सिंपल, ठीक है। ये हो गया भैया आपका एप्लीकेशन। जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया है उनमें से 90% अगर चाहे तो इस एप्लीकेशन को रिवोक कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज। ये 14 डेज में रिवोक कर सकते हैं। ये मेंशन किया गया है सेक्शन नंबर 12A के अंदर, जो अमेंडमेंट के तौर पे इंसर्ट किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1-2 अटेम्प्ट पहले। 90% लोग इसको रिवोक कर सकते हैं, ये बोला गया है। फिर यहां पे अब 14 डेज बाद में एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो 7 डेज में आप रीसबमिट कीजिए। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो 7 डेज में आप रीसबमिट कीजिए। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट होते से ही 4-5 चीजें इफेक्टिव हो जाएगी। 4-5 चीजें दे दनादन इफेक्टिव होती है, जिसमें से 4 मैंने यहां पे लिखी है, 5वीं में इन बिटवीन बोलूंगा। सबसे पहला अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। एफसीओसी ने जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोला है, वो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यहां पे एक तो अपॉइंट किया जाएगा एफसीओसी या सीडी का। अगर ओसी ने कभी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बोला, क्योंकि उसको नहीं पता, वो सर्विस प्रोवाइडर है, गुड सप्लायर है, तो उसको नहीं पता किसको बनाना चाहिए, तो फिर ऐसे केसेस में एनसीएलटी आईबीबीआई को रेफरेंस देगा और आईबीबीआई अगले 10 दिन के अंदर एक नया इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेंगे। अगर ओसी ने रिकमेंड किया है तो एनसीएलटी उसको भी अपॉइंट कर सकता है। इस इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पावर्स एंड ड्यूटीज है। पहले तो ये पब्लिक नोटिस देगा, सबसे पहले अपॉइंट होते से पब्लिक नोटिस, जो यहां पे आगे लिखी है मैंने कि भैया पब्लिक नोटिस, ठीक है, ये पब्लिक नोटिस देगा। दूसरा, प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करेगा सीआईआरपी का, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का कॉन्स्टिट्यूशन करेगा और उसका फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट करवाएगा। उसी फर्स्ट मीटिंग के अंदर हो सकता है यही इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाए। इसके पावर है कि ये कॉर्पोरेट डेटर के अफेयर्स मैनेज करेगा, खुद के पावर्स का यूज करेगा और साथ में रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करेगा, रिपोर्ट्स लेगा भी और इंस्ट्रक्शंस देगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और साथ साथ में किसी के अगर डेट्स वगैरह है तो उन डेट्स के क्लेम्स को भी यहां पे एक्सेप्ट करेगा। फिर ये होने के बाद में इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होने के बाद में आपका सेकंड इफेक्ट है एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने का। सेकंड इफेक्ट आपके 180 डेज स्टार्ट हो गए। सीआरपी प्रोसेस 180 डेज के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। स्पेसिफिक रीजन रहा तो 90 डेज में एक्सटेंड हो सकता है, 90 डेज प्लस, और लिटिगेशन वाला एरिया रहा तो 330 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। उससे ज्यादा सीआरपी आपका नहीं चलेगा, नहीं तो सीआरपी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। यह कम से कम समय में जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करने का प्रोसेस है। फिर
आपको पब्लिक नोटिस देना है अपॉइंट होते से ही 3 दिन के अंदर, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते से ही 3 डेज के अंदर। इस पब्लिक नोटिस में नाम और एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर दिया जाएगा, सबको बताया जाएगा कि इसके खिलाफ सेटलमेंट चल रहा है। डेट ऑफ कंप्लीशन बताया जाएगा, कौन से दिन 180 डेज खत्म हो रहे हैं। क्लेम के डेट्स बताए जाएंगे, कौन से दिन तक आप क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हो क्रेडिटर्स के। फ्रॉड है अगर क्लेम में तो उसके खिलाफ पेनल्टी लगाया जाएगा, मतलब किसी ने क्लेम किया फ्रॉडुलेंट तो पेनल्टी लगाओ। ऑथोरिटी कॉर्पोरेट डेटर का जो है वो मेंशन किया जाएगा, और साथ साथ में डिटेल दिए जाएंगे ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर का अथॉरिटी मतलब आरओसी वगैरह जो भी इससे रिलेटेड है उनको बताया जाएगा और वो इसको डिक्लेयर करेंगे। एक्सपेंसेस ये बॉन्ड किए जाएंगे और रीइंबर्स किए जाएंगे बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर, मतलब कॉर्पोरेट डेटर ही इसको बियर करेगा मेनली। वेरी सॉरी। फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ आईआर प्रो, काउंटडाउन के बाद में पब्लिक नोटिस के बाद लास्ट चीज शुरू होगा मोरेटोरियम। मोरेटोरियम ये काम पीरियड है। इस पीरियड के ड्यूरेशन में कोई भी लिटिगेशन सूट्स नहीं चलेंगे, कोई भी ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं चलेगा, एलिनेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी नहीं चलेगा, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं चलेगा, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर नहीं चलेगा। अगर किसी को कुछ करना है तो वो एनसीएलटी का अप्रूवल के साथ में इन चीजों को कर सकता है। मोरेटोरियम इज अ काम पीरियड, जब आप सेटलमेंट को डिस्टर्ब नहीं करोगे, ये चीज को याद रखना। जिस दिन आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है नॉर्मली 30 दिन के अंदर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। नॉर्मली 30 दिन के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही रहेंगे, और अगर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर है जिसके डेट टोटल डेट के 10% से ज्यादा है, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर में बैठ सकते हैं, पर उनको वोटिंग का राइट नहीं है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर प्रेजेंट है तो सिर्फ उन्हीं को वोटिंग का राइट है। ऑपरेशनल क्रेडिटर भले ही 50% डेट क्यों ना होल्ड करता है, उसको वोटिंग का राइट नहीं है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर प्रेजेंट ही नहीं है, इफ कॉर्पोरेट डेटर है नो फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर रहेंगे। सर अगर 18 से कम ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो सभी रहेंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय करेगा, रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन करेगा। जैसे मैंने पहले बोला एम्प्लॉय वर्कमैन दोनों ऑपरेशनल क्रेडिटर ही है। यह कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट होगी और 30 दिन के अंदर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एनसीएलटी को रिपोर्ट देगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से किया है। 7 दिन के अंदर आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का मीटिंग लेना है, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। जिस मीटिंग के अंदर जो आपका आईआर सबसे पहला काम किया जाएगा, 66% रेजोल्यूशन पास करेगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर, और जो आपका इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। 66% नोटिस के साथ, अप्रूवल के साथ में आईआर प्रो, कॉर्पोरेट डेटर और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। साथ में मेंशन किया गया है कि जो न्यू आर प्रो है वो रिकमेंड किया जाएगा एनसीएलटी की तरफ से। अगर आपके पास नहीं है तो एनसीएलटी आईबीबीआई से न्यू आर प्रो रिकमेंड करके लाएगा। ये तब तक के जब तक आईबीबीआई नया आर प्रो नहीं देता और आप अपॉइंट नहीं करते, एग्जिस्टिंग आईआर प्रो काम करता रहेगा। ये चीज यहां पे बोली है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पावर है कि वो सीआरपी कंडक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा जो आगे जाके रेजोल्यूशन प्लान बनने वाला है, मैनेजमेंट कंडक्ट करेगा, पावर एंड ड्यूटीज जो आईआर प्रो के है उसको कंडक्ट करेगा, और आईआर प्रो से पूरा इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट वो ले लेगा। आप चाहो तो यहां पे नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट कर सकते हो, आईआर प्रो को वापस अपॉइंट करना जरूरी नहीं है। अच्छा, कौन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकता है? तो भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 को जो कंप्लाई करता है वो, और जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन के अंदर नहीं फिट होता है, रिलेटेड पार्टी नहीं है, सिर्फ वही बंदा यहां पे आईआर प्रो या आर प्रो बन सकता है। बाकी कोई भी आईआर प्रो या आर प्रो नहीं बनता है, और वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना चाहिए, मतलब सीए, सीएस, सीए में से कोई होना चाहिए। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। ये चीज होने के बाद में, ठीक है, ये चीज होने के बाद में अगली चीज यहां पे मेंशन की गई है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कैसे होगा। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर हमने आर प्रो अपॉइंट किया। दूसरी बात होगी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग के अंदर रिलेटेड पार्टीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर वो एफसीओसी है रिलेटेड पार्टीज तो वो बैठ नहीं सकते। नॉर्मली कोई भी रेजोल्यूशन 51% वोटिंग से पास किया जाएगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग का कोरम मिनिमम 33% होना चाहिए, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में जो क्रेडिटर्स है एफसीओसी वो खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स भी अपॉइंट कर सकते हैं सेक्शन नंबर 25A में मीटिंग अटेंड करने के लिए। जैसे कोई कंपनी है, बैंक है, तो बैंक तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद थोड़ी ना बैठेगा, तो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा। उन रिप्रेजेंटेटिव्स का रेम्युनरेशन एज पर एग्रीमेंट डिसाइड होगा। ये एआर मतलब ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये वर्क करेंगे एज पर एफसी या ओसी। इनको डायरेक्शंस दिया जाएगा एफसी ओसी की तरफ से, और वो डायरेक्शंस उन्होंने कमिटी ऑफ क्रेडिटर में फाइल करने हैं कि भैया हमारे लोगों ने हमको ये डायरेक्शन दिए, ये लिख रख लो। साथ में बोला है कि अगर डायरेक्शन नहीं दिए गए हैं तो उन्होंने एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग करना है रिप्रेजेंटेटिव्स ने, कि भैया हमें नहीं पता, हमें डायरेक्शन नहीं है, हम वोट नहीं करेंगे।
जो भी नोटिस एजेंडा ऑफ मीटिंग वगैरह बनेगा वो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ने एफसी या ओसी को सबमिट करना चाहिए। ये सेक्शन 25 ये नया इंसर्ट किया गया था एक दो अटेम्प्ट पहले, तो इसको याद रखने की जरूर कोशिश करना। साथ में ये बोला गया है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की नोटिस, मीटिंग की नोटिस किस किस को दी जाएगी, तो सभी मेंबर्स ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर्स को, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिनके डेट्स 10% से ज्यादा ड्यू है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स आर नॉट अलाउड, हां अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो अलाउड, सॉरी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं, माय मिस्टेक, रिलेटेड पार्टीज अगर है तो अलाउड नहीं है जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर में बैठ सकते हैं। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। इसके ऊपर बोला गया है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्लस अप्लीकेंट प्लस कॉर्पोरेट डेटर मिलकर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएंगे। वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब रेजोल्यूशन प्लान है जिसको अगर सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर 66% वोटिंग से एक्सेप्ट कर ले तो ऐसे सिचुएशन में वो रेजोल्यूशन प्लान बन जाएगा जो आपने आगे एनसीएलटी मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आपने वो प्लान को सबमिट करना है। वापस एक बार बोलता हूं, समझने में दिक्कत है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन अप्लीकेंट जिन्होंने एप्लीकेशन किया था, हमने पीछे देखा 3 एप्लीकेंट थे एफसीओसी सीडी में से कोई भी, और कॉर्पोरेट डेटर मिलके एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे मतलब सेटलमेंट प्लान, जिसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने 66% वोटिंग से अप्रूव करना है। ये अप्रूव हो गया तो बन जाएगा रेजोल्यूशन प्लान, और ये रेजोल्यूशन प्लान आपने एनसीएलटी को सबमिट करना चाहिए अप्रूवल के लिए। अच्छा, कौन यहां पे रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता, इसके लिए भी एक सेक्शन दिया है। सबसे पहले कौन कौन नहीं कर सकता, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ये प्लान सबमिट नहीं कर सकता, मतलब एप्लीकेशन हो सकता है कर दे पर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता। विलफुल डिफॉल्टर है कोई आरबीआई के लिस्ट के हिसाब से, जैसे विजय माल्या इज विलफुल डिफॉल्टर एज पर लिस्ट ऑफ आरबीआई, नीरव मोदी इज विलफुल डिफॉल्टर एज पर लिस्ट ऑफ आरबीआई, तो ये अप्लाई नहीं कर सकते भले कितना भी ये क्रेडिटर क्यों ना हो। एनपीए जो पिछले 1 साल में रिकॉर्डेड है, जिनके एनपीए रिकॉर्डेड पिछले 1 साल में वो अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनके खुद के डेट्स, वो क्या अप्लाई करेंगे। शेड्यूल 12 के हिसाब से लास्ट 2 ईयर्स में जिनको जेल हुई है, शेड्यूल 12 के ऑफेंसेस में लास्ट 2 ईयर्स को जिनको जेल हुई है, या एनी लॉ के अंदर जिनको 7 ईयर्स की जेल हुई है, शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस में जिनको 2 ईयर्स की जेल हुई है, या एनी लॉ के अंदर जिनको 7 ईयर्स की जेल हुई है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाला सेक्शन है, ये इसमें डिस्क्वालिफाइड है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो सेबी ने प्रोहिबिट करके रखे वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन एज ए प्रमोटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो अप्लाई नहीं कर सकते। कोई गारंटोर जो क्रेडिटर का गारंटोर है वो अप्लाई नहीं कर सकता। कोई डिसेबल किया गया है किसी भी स्पेसिफिक लॉ में वो अप्लाई नहीं कर सकता। और इन सब से ए से लेके आई तक अगर कोई कनेक्टेड पर्सन है तो वो भी यहां पे अप्लाई नहीं कर सकता सीआईआरपी के लिए। ये लिस्ट के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। मैं एक और बार आपको बोलना चाहूंगा बच्चों, एक और बार सुन लो। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, विलफुल डिफॉल्टर जिनका एनपीए पिछले 1 साल में रिकॉर्ड किया गया है, शेड्यूल 12 में जिनको 2 साल की सजा है, या एनी एक्ट में जिसको 7 साल की सजा है, जो डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन में फंसता है सेक्शन 164 में, जो सेबी ने प्रोहिबिट करके रखा है, जिसने फ्रॉडुलेंट काम किया है प्रमोटर और डायरेक्टर के फॉर्म में, जो गारंटर है किसी भी क्रेडिटर का, जो डिसेबल्ड पर्सन है किसी भी लॉ में, या पर्सन कनेक्टेड इन किसी से भी, तो वो यहां पे रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता। अब ये रेजोल्यूशन प्लान आपने एनसीएलटी को सबमिट किया है, ठीक है, जो सीओसी ने 66% से एक्सेप्ट किया है। अगर आप इसमें से किसी का भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो आपके साथ लिक्विडेशन होगा, ठीक है। एनसीएलटी के पास रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट या रिजेक्शन का ऑप्शन है। एनसीएलटी ने एक्सेप्ट कर दिया तो सीआरपी कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होता है तो सीआरपी कंप्लीट हो गया, सेटलमेंट हो गया, कंपनी चलाना शुरू कर दो नॉर्मली। लेकिन अगर ये अनसक्सेसफुल है तो अनसक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीआरपी या रिजेक्शन ऑफ सीआरपी बोथ लीड टू ओनली वन थिंग, लिक्विडेशन। एल मतलब लिक्विडेशन। एनसीएलटी ने रिजेक्ट करना या प्लान इंप्लीमेंट ना कर पाना, बोथ लीड्स टू लिक्विडेशन। और फिर आता है भाई साहब लिक्विडेशन का चार्ट। है भगवान। चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ करेंगे, मेहनत करेंगे, जरूर करेंगे, साथ साथ में मिलके करेंगे बच्चों। आओ मैं पानी पी लूं, पानी भी खत्म हो गया, ठीक है। लिक्विडेशन का चार्ट खत्म करके जाते हैं। लेट्स गो। सबसे पहली बात, लिक्विडेशन कब कब होता है? अगर आपकी इंसॉल्वेंसी अनट्रीटेड है तो लिक्विडेशन हो सकता है। अगर आपने टाइम पे सीआरपी प्लान सबमिट नहीं किया तो भी लिक्विडेशन हो सकता है।
कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने 66% रिजोल्यूशन पास करके बोला हमको लिक्विडेशन चाहिए, तो लिक्विडेशन हो सकता है। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो लिक्विडेशन हो सकता है। आपका सीआरपी प्लान रिजेक्ट हो गया तो लिक्विडेशन हो सकता है, या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आपका फेलियर हो गया तो भी लिक्विडेशन हो सकता है। 6-7 केसेस है भैया लिक्विडेशन के, 6 केसेस याद रखना। बुक में इतने नहीं लिखे हैं पर ये प्रैक्टिकली इतने ही है। लिक्विडेशन जब होगा तो रीजन एक्ट वाले 3 ही है, एक्ट में 3 ही दिए हैं, नॉन सबमिशन ऑफ प्लान 66% वोटिंग, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान 3 ही दिए हैं। पर लॉजिकल वाले फेल टू ट्रीट द इंसॉल्वेंसी तो लिक्विडेशन है, सीआरपी का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो लिक्विडेशन है, रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो गया तो लिक्विडेशन है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ डायरेक्शन है तो लिक्विडेशन है, फेलियर टू इंप्लीमेंट द प्लान तो भी लिक्विडेशन है। तो ये प्रैक्टिकल रीजन 5 है, लॉजिकल रीजन 5 है, एक्ट ने सिर्फ 3 बोले हैं। लिक्विडेशन के अंदर हम अपॉइंट करेंगे लिक्विडेटर को, वही लिक्विडेटर जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था वही लिक्विडेटर बन सकता है। सेम क्वालिफिकेशन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेफिनेशन कंप्लाई करो 1496 के हिसाब से, इंडिपेंडेंट पर्सन बनो, एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर ऑडिट लीगल कंसल्टेंट फर्म का नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी आपकी ऑडिट या लीगल कंसल्टेंट फर्म है उसका एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं होना चाहिए अगर उसको लिक्विडेटर बनना है तो। फिर लिक्विडेशन स्टेट डिवाइड कर लो कि कौन सी स्टेट लिक्विडेट करनी है, कौन सी अपनी नहीं है, कौन सी अपनी है। तो असेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर अपने हैं, शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी अपने हैं, सिर्फ लेकिन सब्सिडरी कंपनी के शेयर अपने हैं, सब्सिडरी कंपनी के असेट मत बेचते जाना, वो उसके असेट है, आप शेयर बेच दो वो कोई और खरीद लेगा। मे और मे नॉट बी इन द पोजीशन ऑफ द असेट, जो आपके नाम पे है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों लिक्विडेट करो। कोर्ट और अथॉरिटी ने कोई असेट आपके नाम पे रखी है वो दे दो। असेट हुज वैल्यू इज रिकवर्ड कैश में वो लिक्विडेट कर दो। असेट जो आपने रिलिंक्विश कर दी, क्रेडिटर ने रिलिंक्विश कर दी, सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसने छोड़ दिया, ये असेट ले जाओ हमको नहीं चाहिए। असेट ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर इंसॉल्वेंसी कम्युनिकेशन डेट के ऊपर या प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन, ये सबको लिक्विडेट कर सकते हो। कौन सी असेट आपकी नहीं है, कौन सी एक्सक्लूड करनी है? जो थर्ड पार्टी के ट्रस्ट में असेट होल्ड करके रखी है, बेलमेंट असेट, वर्कमैन एम्प्लॉइज के फंड्स, पीएफ, ग्रेट्युटी, ईएसआई, कॉन्ट्रेक्चुअल असेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं कोई असेट्स, जो असेट रिलिक्विश नहीं किए हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर ने वो असेट्स, पर्सनल असेट्स ऑफ द मेंबर मत लगाना हाथ, असेट्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी हाथ मत लगाना, उनके शेयर बेचने हैं सिर्फ, असेट डिक्लेयर्ड बाय आईबीबीआई, आईबीबीआई ने कुछ असेट रोक के रखे हैं तो वो, एंड म्यूचुअल सेट ऑफ जो असेट का एग्रीड किया है वो, ये असेट को आपने बेचना नहीं है। फिर उसके बाद में कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर के क्लेम्स कंसोलिडेट किए जाएंगे, ठीक है, वो कॉमन इंटरेस्ट में कंसोलिडेट किए जाएंगे। कहां गया कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स? हाँ, फाइनेंशियल क्रेडिटर के डेट प्रूव करने हैं तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का एविडेंस कंपलसरी है। जो डेट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में नहीं है उसको ऑपरेशनल डेट माना जाएगा, इवन दो ही इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर उसे ऑपरेशनल क्रेडिटर माना जाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर के डेट अगर आईयू में है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, मतलब कोई बंदा अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर दोनों है तो उसको आईयू का एविडेंस लगेगा फाइनेंशियल डेट्स के लिए, और ऑपरेशनल डेट के लिए नहीं रहा तो भी चलता। ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर ही ट्रीट किया जाएगा, उसको आईयू का एविडेंस नहीं लगता है। लिक्विडेशन कमेंस होगा, 30 दिन के अंदर आपने क्लेम सबमिट करने हैं, वो क्लेम एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने हैं या अल्टर करने हैं, ये 14 डेज के अंदर किया जाएगा। फिर क्लेम एक्सेप्ट या रिजेक्ट होंगे, 7 डेज के अंदर कम्युनिकेट करना है एफसी या उसी को कि उनका क्लेम एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद में पेमेंट का प्रायोरिटी आता है। सबसे पहले कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ सीआरपी लिक्विडेशन पेमेंट करना है, जिसके अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का सैलरी और कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस भी आएगा। सेकंड, वर्कमैन ड्यू लास्ट 24 मंथ्स के सिक्योर्ड क्रेडिटर साथ में देने हैं। एम्प्लॉय ड्यूज लास्ट 12 मंथ्स के देने हैं, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देना है, फिर गवर्नमेंट ड्यूज को पेमेंट, फिर अदर ड्यूज, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर्स। यहां इंस्टीट्यूट ने पहला डायग्राम जो लॉन्च किया था उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ड्यूज पहले लिखा था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बाद में, बट जो मैं यहां लिखा हूं वही सही प्रोसेस है, एग्जाम में भी वही आंसर लिखना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पहले, गवर्नमेंट ड्यूज बाद में, फिर अदर ड्यूज, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, फिर इक्विटी शेयर्स। फिर उसके बाद में लिक्विडेटर ये रिपोर्ट देगा एनसीएलटी को, एनसीएलटी डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास करेगा जो 7 दिन में आरओसी को देना है, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से कंपनी एलएलपी का नाम हटा देगा, यहां लिक्विडेशन होता है कंप्लीट। इसके ड्यूरेशन में भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन मेंशन किए गए हैं जो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, या एक्सटॉर्शनेटेड क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लास्ट 2 ईयर्स के, या तो फिर अदर पर्सन है तो लास्ट 1 ईयर के ट्रांजैक्शंस, रिजोल्यूशन सॉरी माय मिस्टेक वेरी सॉरी, रिलेटेड पार्टी के लास्ट 2 ईयर्स के या अदर पर्सन के लास्ट 1 ईयर के ट्रांजैक्शन, ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। इसका थोड़ा वाइंडिंग अप के साथ में ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स वगैरह जो है उसके साथ थोड़ा सा इसका टच आता है। ये सभी ट्रांजैक्शन वॉइड है। एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और बेनिफिट ऑफ अ क्रेडिटर फॉर एंटीसीडेंट ट्रांजैक्शन, एंटीसीडेंट मतलब फेवरेबल ट्रांजैक्शन, पुट अ क्रेडिटर इन बेनिफिशियल पोजीशन
अंडर सेक्शन नंबर 53 तो वो ट्रांजैक्शन वॉइड माने जाएंगे। एक्सेप्शन है अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रेडिटर का है फॉर अ वैल्यू ऑफ द टाइम और रजिस्टर्ड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो बोला गया है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ रजिस्टर्ड है तो उसको दे सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से या ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से भी जो ट्रांजैक्शन बोले हैं उसको आपको पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन, अगर लिक्विडेटर या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को यह लगता है कि भाई साहब कोई भी ट्रांजैक्शन है वो अंडर वैल्यूड है तो वो एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है और बोल सकता है कि यह ट्रांजैक्शन अंडर वैल्यूड है। जैसे गिफ्ट बाय कॉर्पोरेट डेटर, ट्रांसफर ऑफ असेट बाय कॉर्पोरेट डेटर एट वेरी लेस वैल्यू, तो इसको ये डिक्लेयर कर सकते हैं कौन, लिक्विडेटर या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ किए लास्ट 2 इयर्स में या किसी पर्सन के साथ किए लास्ट 1 ईयर में और वो अंडर वैल्यूड लगते हैं तो इसको रिपोर्ट करो। लिक्विडेटर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इसको रिपोर्ट करेगा। अगर लिक्विडेटर या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इसको रिपोर्ट नहीं करता है तो ऐसे सिचुएशन में क्रेडिटर्स या मेंबर्स या पार्टनर्स भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, अलाउड है कि भैया लिक्विडेटर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बोला, क्रेडिटर मेंबर पार्टनर के नजर में आए तो वो भी इसको रिपोर्ट करेंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू लिक्विडेटर एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, एप्लीकेशन अगर लिक्विडेटर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने किया है तो भी रिजेक्ट करेगा, वॉइड करेगा। एप्लीकेशन क्रेडिटर या मेंबर या पार्टनर ने किया है तो भी रिजेक्ट करके वॉइड करेगा। इसके लिए एक स्पेसिफिक डायग्राम में आपको बताना चाहूंगा, जस्ट होल्ड थोड़ा सा, दिस वन, ठीक है, कि भाई साहब अगर एप्लीकेशन किया है अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर ने, या तो फिर एप्लीकेशन किया है क्रेडिटर मेंबर या पार्टनर ने, तो क्या ट्रांजैक्शन रिवर्स करना है? हाँ, दोनों केसेस में रिवर्स होगा अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। जैसे कॉर्पोरेट डेटर खुद के असेट ले लेगा और पैसा वापस दे देगा। आईबीबीआई क्या लिक्विडेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ प्रोसीड करेगा? तो जहां उन्होंने खुद ने रिपोर्ट किया है उनके खिलाफ प्रोसीड नहीं करेगा, पर जहां क्रेडिटर मेंबर या पार्टनर ने रिपोर्ट किया है अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन तो आईबीबीआई लिक्विडेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ प्रोसीड कर सकता है ये बोलते हुए कि तुमने अभी तक मुझे ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्यों नहीं किया, कहीं तुमने तो कमीशन नहीं खाया। तो आईबीबीआई लिक्विडेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ यहां प्रोसीड कर सकता है क्योंकि एप्लीकेशन क्रेडिटर मेंबर पार्टनर ने दिया है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विक्टिम दोनों केसेस में किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड फेथ अगर है, थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किया है तो दोनों केसेस में प्रॉपर्टी वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। जैसे कॉर्पोरेट डेटर ने अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन किया ए के साथ में और उसको प्रॉपर्टी दी, ए ने वो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर किया और बी ने गुड फेथ में परचेस किया तो प्रॉपर्टी बी के पास ही रहेगी, ए सिर्फ डैमेजेस पे करेगा कॉर्पोरेट डेटर को। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। फिर उसके बाद में सबसे आखिरी ट्रांजैक्शन जो बचते हैं वो है एक्सटॉर्शनेटेड और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हाट इज एक्सटॉर्शनेटेड क्रेडिट ट्रांजैक्शन? जो लास्ट 2 इयर्स में आपने किए हैं, जिसके अंदर क्रेडिट इज प्रोवाइडेड एट एक्सटॉर्शनेटेड ग्रॉसली अनफेयर रेट कंपेयर्ड टू रिस्क एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर, ठीक है। लिक्विडेटर एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में चैलेंज द ट्रांजैक्शन एट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। मतलब क्रेडिटर ने हमको पैसा दिया था और हमने उसको 50% इंटरेस्ट रेट दिया, 25% इंटरेस्ट रेट दिया, एकदम एक्सटॉर्शनेटेड, उसने लूट ही लिया भाई साहब इंटरेस्ट के नाम पे हमको, या हमने उसको पेमेंट भी भयंकर किया है तो एक्स्ट्रा ऐसे लास्ट 2 साल के एक्सटॉर्शनेटेड ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाएंगे। ये सब चीजें कंप्लीट करने के बाद आपका सीआईआरपी का प्रोसेस यहां पे खत्म होता है। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है सर सीआईआरपी में बहुत सारे परसेंटेजेस है सर, ये परसेंटेजेस हमको सर कभी समझ में नहीं आते हैं, क्या आप बोल सकते हो? क्या आप बोल सकते हो कि सर वो परसेंटेजेस अलग अलग कौन से हैं? क्या आप हमको समझा सकते हो? बिल्कुल, यहां एक चार्ट मैंने आईबीसी के सभी परसेंटेज का बना के रखा है, अलग अलग परसेंटेज है, ये सभी आप याद रख सकते हो, रख सकते हो। ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसके डेट, अरे यार ये भाई ऐसा मत कर, पहले ही परेशान हूं मैं, ए मां शक्ति मां, हाँ ये परसेंटेज का चार्ट है, इधर आ जाओ। जिस ऑपरेशनल क्रेडिटर के डेट 10% से ज्यादा है कंपनी के अंदर वो बैठ सकता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में और उसको नोटिस दिया जाएगा पर उसको वोटिंग राइट नहीं है, ये एक पहला परसेंटेज है। दूसरा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग का कोरम 33% होना चाहिए, अगर नहीं रहा तो नेक्स्ट डे ही मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, सेम टाइम सेम प्लेस, ये दूसरा है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर के मैक्सिमम रेजोल्यूशन 51% से नॉर्मली पास किए जाते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। 66% रेजोल्यूशन के अंदर एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, अप्रूवल ऑफ सीआईआरपी है और अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। एट द सेम टाइम लिक्विडेशन में पहले 75% रेजोल्यूशन लगता था पर अब उसके लिए भी 66% रेजोल्यूशन लगता है।
एक 2/3 रेजोल्यूशन बोला है क्रेडिटर अप्रूवल वॉलेंटरी लिक्विडेशन। वॉलेंटरी लिक्विडेशन अगर करवाना है तो ऐसे सिचुएशन में क्रेडिटर का अप्रूवल 66.67% से लगेगा और लिक्विडेशन का रेजोल्यूशन ये 66% से पास किया जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इसको आप कट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिक्विडेशन के लिए स्पेसिफिक 66% रेजोल्यूशन बोला है। और फिर एक 90% का परसेंटेज दिया है फॉर द पर्पज ऑफ रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, ये अलग अलग परसेंटेज है, इसे इनको याद रखना। इसके भी एडिशन में देर आर 2-3 मोर कंसेप्ट जिसको मैं यहां पे लेना चाहूंगा, जो मुझे लगते हैं लेने चाहिए। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, हाँ ये मेरे को लेना है। आईबीसी में लास्ट के कुछ दो टॉपिक है, एक फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी और एक वॉलंटरी लिक्विडेशन, तो ध्यान देना। सीआईआरपी अंडर आईबीसी, नॉर्मल सीआईआरपी, नाउ फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसके भी एडिशन में एक आया है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, वो अमेंडमेंट लेक्चर में देखना कृपया प्लीज। नॉर्मल सीआरपी 180 डेज प्लस 90 डेज में हो सकता है, वन टाइम ही एक्सटेंशन मिलेगा 90 डेज का, और लिटिगेशन चल रहा है तो मैक्सिमम 330 डेज। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सिर्फ उन्हीं को एप्लीकेबल है जो स्मॉल कंपनी है, नॉन मटेरियल कंपनी है, जिनके असेट सीजी के लिमिट ने जो बोले उससे कम है, इनकम सीजी के लिमिट से कम है, क्रेडिटर सीजी के लिमिट से कम है, और वो पर्सन सीजी ने नोटिफाई किया है। अब ऐसे कौन से पर्सन है, तो स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी एंड एलएलपी, स्टार्टअप कंपनीज जिनका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है इन लास्ट 7 ईयर्स वो वाले, और अनलिस्टेड कंपनीज जिसके टोटल असेट्स 1 करोड़ से कम है एज पर बुक ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर वो वाले। इनको फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करना है 90 डेज में। इन्होंने पूरा प्रोसेस खत्म करना है। जो यहाँ पे 180 डेज है वो यहाँ पे 90 डेज हो चुका है, 180 का 90, और 90 डेज का यहाँ पे जो एक्सटेंशन है रेगुलर में वो यहाँ पे 45 डेज का एक्सटेंशन ही माना जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है 30 डेज ऑफ कोर्स इन द लिटिगेशन, ये यहाँ पे भी अप्लाई होता ही है। फिर अगला प्रोसेस आता है वॉलेंटरी लिक्विडेशन का। वॉलेंटरी लिक्विडेशन सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे। नॉट टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, सबसे पहला रीजन है कि किसी पर्सन को डिफ्रॉड करने के लिए मत करो। नो डेट्स ड्यू, बोर्ड ने सर्टिफिकेट देना है, और असेट लाइबिलिटी से ज्यादा है ये सर्टिफिकेट देना है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर के सबमिट करने, और असेट का वैल्यूएशन करके प्रूव करना है कोई डेट नहीं है और असेट लाइबिलिटी से ज्यादा है, तो ही वॉलेंटरी लिक्विडेशन हो सकता है। अदरवाइज आप फिर क्रेडिटर को डिफ्रॉड कर रहे हो अगर असेट लाइबिलिटी से कम है तो। 4 वीक्स के अंदर जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन पास करेगी। ठीक है, उसके अंदर मेंशन किया गया है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लिक्विडेटर करके अपॉइंट किया जाएगा, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए पास किया जाएगा। दूसरा, अगर टर्म एक्सपायर हो रहे हैं कंपनी के तो जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी लिक्विडेशन, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कंपनी बनाई थी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खत्म हो गया, टर्म खत्म हो गया, या सीजनल नेचर की कंपनी बनाई थी 6 महीने के लिए, टर्म खत्म हो गया, तो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करो, वॉलेंटरी लिक्विडेशन। इवेंट अगर कोई खत्म हो गया, जैसे टाउनशिप बनाने वाले थे, टाउनशिप बन गया, कंपनी बना के रख के करोगे क्या, तो कंपनी को लिक्विडेट करो, तो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। उसके 7 डेज मतलब पहले तो बोर्ड का रेजोल्यूशन, 4 वीक्स में जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन, उसके 7 डेज में क्रेडिटर का अप्रूवल लगेगा, 2/3 क्रेडिटर का अप्रूवल लगेगा 66.67%। 7 डेज के अंदर आरओसी को फाइल करना है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने ऊपर का वो डिस्प्यूटेड काट डाला, वो क्रेडिटर्स का अप्रूवल था, मैं मिस्टेक। वॉलेंटरी लिक्विडेशन के अंदर वो क्रेडिटर्स का अप्रूवल था, उसको काटना नहीं चाहिए था, माई मिस्टेक, वेरी सॉरी। कितने गया चीचा, हाँ ये वाला, यहाँ मैंने काटा, ये डिस्प्यूटेड नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड है। क्रेडिटर्स का अप्रूवल लगता है भाई साहब इन द केस ऑफ 66.67%, अगर वॉलेंटरी लिक्विडेशन बोर्ड ने या मेंबर्स ने इनिशिएट किया है तो। हाँ, क्रेडिटर खुद इनिशिएट कर रहे हो तो 66% रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी। देखो समझो, क्रेडिटर खुद इनिशिएट कर रहे हैं लिक्विडेशन तो 66% से बात बनेगी, पर बोर्ड ने और जनरल मीटिंग ने अप्रूव किया है, फिर क्रेडिटर अप्रूव करने जा रहे हैं तो 2/3 का अप्रूवल लगेगा भाई साहब। ये चीज को याद रखना, ये है वॉलेंटरी लिक्विडेशन अंडर आईबीसी। हो गया। इसके बाद बचता है सिर्फ पीपीआईपी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। कृपया इसको अमेंडमेंट लेक्चर से देख लेना, यहां पे आपका आईबीसी का भी रिवीजन खत्म होता है। पसंद आए तो कृपया कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है, कृपया कमेंट करके मुझे बताइए। और
लेक्चर को लाइक ठोकिए। 2 घंटे 20-25 मिनट हो गए हैं, हमने 2 एक्ट कंप्लीट किए हैं, फिर भी हमारे पास 1.5 घंटा अभी बाकी है। आईबीसी का रिवीजन कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट के अंदर बताइए। जो बाद में भी लेक्चर देख रहे हैं बच्चों, कमेंट कीजिए, मैक्सिमम बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाइए अगर आपको एडवांटेज हुआ होगा तो। ठीक है, आपको अगर इसके मास्टर चार्ट के फोटोज़ खींच के रखने हैं तो आप ज़रूर खींच सकते हो। मैं उसका एरिया आपको स्क्रीनशॉट्स के लिए फ़िलहाल दे रहा हूँ, तो कृपया उसको खींचना आप शुरू कर सकते हो। गो फॉर इट फास्ट। चलो, डन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। हाँ, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो शोभित? करना पड़ता है बेटा, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट से ज़्यादा पैशन का सवाल है बोल सकता हूँ मैं शोभित यहाँ। थैंक यू सो मच राज, महक थैंक यू सो मच, अल्फा थैंक यू सो मच बेटा सब्जन, थैंक यू सो मच अंकित, इसने दांत हाथ पैर नाक कान सब दे दिया। पुजारी थैंक यू सो मच, रोहित थैंक्स, शिवानी थैंक्स। ओके, सो फटाफट स्क्रीनशॉट्स ले लो बच्चों। ये ले लिया फर्स्ट स्क्रीनशॉट, दे सेकंड स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, दे थर्ड स्क्रीनशॉट, ले लिया सबने। हे भगवान, पहले नीचे का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन। दे इज द फोर्थ स्क्रीनशॉट, ले लिया सबने। दिस इज द फिफ्थ स्क्रीनशॉट, ये सिक्स्थ भी ले लो, ऊपर का भी डाटा इसमें कवर कर लेते हैं। 6 स्क्रीनशॉट, ऊपर का मैग्नीफाई करके चाहिए तो वो भी ले लो। अच्छा, ये पॉइंट मैंने बोलना रह गया आई गेस। मैक्सिमम आईबीसी का प्रोसेस जो है आप बच्चों, मैक्सिमम आईबीसी का प्रोसेस 180 डेज प्लस 90 डेज, और लिटिगेशन चल रहा है तो 330 डेज तक चल सकता है। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो डन, लिक्विडेशन के स्क्रीनशॉट्स ले लो। आईबीसी की केस स्टडी इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, एक बार जरूर पढ़नी चाहिए आपने, उसमें से एक आधा सवाल फंस सकता है। थैंक यू सो मच राधिका, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच प्रतीक, राहुल। वन पॉइंट फाइव जीबी खत्म हो गया तो नालायक को रिचार्ज करो। पढ़ाई करने के लिए पैसा आगे पीछे नहीं देखा जाता, पढ़ाई करने के लिए पैसे आगे पीछे देखोगे तो जीवन में क्या होगा तुम्हारा, है? चलो डन, ओके। तो भाई साहब हुआ है 2.5 घंटा, 2.5 घंटा हुआ है। पीपीआई पे अमेंडमेंट लेक्चर से ही देखना, उसका कुछ भी कर्टल मत करना, एग्जाम के 4 मार्क उसके ऊपर जरूर डिपेंड है। ठीक है, और इस बार तो सरफेसिया भी नहीं है, तो इकोनॉमिक लॉस ही भयंकर सवाल आने हैं बेटा। ठीक है, फेमा और आईबीसी है, उनको पेलने के लिए एफसीआरओ और पीएमएलए तो वैसे ही दम नहीं है, एसीए का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फेमा और आईबीसी में ही पेलेंगे इस बार, सरफेसिया भी नहीं है। थैंक यू सो मच बेटा महिमा।
चलो डन, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी। किसी ने पूछा है, याद रखना आईआर प्रो अपॉइंट होते से ही 30 डेज में वो कमिटी ऑफ क्रिएटर बनाएगा, और 30 डेज में जैसे ही कमिटी ऑफ क्रिएटर बनाएगा वहां से 7 डेज में सीओसी की मीटिंग होगी। ये चीज को आपने याद रखना, कृपया कंफ्यूजन इसके अंदर क्रिएट ना करे, ठीक है। चलो, ये होने के बाद यहां आपका आईबीसी खत्म होता है।